हेलो एवरीवन। चलो बच्चों, अच्छा हमने 106 से लेके 110 तक वोटिंग के हमने सारे सेक्शंस कवर कर लिए। अब आते हैं सीक्वेंस में, अगला सेक्शन है सेक्शन 111। अच्छा, किस चीज के बारे में? सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशंस। बहुत सिंपल सा छोटा सा सेक्शन है, मेरी बात देखनी है। वो क्या कह रहा है? अ कंपनी shall be bound to act on the requisition of such number of members as are eligible to call an EGM under section 100 as given hereunder। पहले रीडिंग मारते फिर समझाऊंगा आपको। कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, members holding more than equal to 1/10 of the paid up share capital, and company having no share capital, members holding 1/10 of the total voting power। आओ इसके नीचे आओ। The requisitionist are entitled to propose any resolution to the company and require the company to move such resolution at the ensuing AGM। When a resolution is so proposed, company shall be bound to give notice of such resolution to all members। मैं आपको बेटा समझाता हूं। देखो, बहुत सिंपल सा सेक्शन है, सेक्शन 111। पता है, अज्यूम करो कंपनी के मेंबर्स हैं और एक तरफ बचे कंपनी है। अच्छा, अब आपको अच्छी तरह पता है जनरल मीटिंग में, या तो एनुअल जनरल मीटिंग में या एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग में, तरह तरह के रेजोल्यूशंस क्या करे जाते हैं? प्लेस। फिर उन रेजोल्यूशंस पे क्या होती है? वोटिंग। अब मेरी बात सुनना। अब इमेजिन करो कंपनी के कुछ मेंबर्स हैं। क्या हैं? कंपनी के कुछ मेंबर्स जो होल्ड करते हैं मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या होल्ड करते हैं मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ वोटिंग पावर। बेटा ये पहली कंडीशन होगी इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। और ये सेकंड शर्त होगी इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी नॉट हैविंग बेटा शेयर कैपिटल। अब सुनो, इमेजिन करो कंपनी के मेंबर्स हैं कितने, जो होल्ड करते हैं एटलीस्ट 10% पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, या फिर होल्ड करते हैं 10% एटलीस्ट वोटिंग पावर इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग एनी शेयर कैपिटल। अब सुनो, पता है अब ये जो मेंबर्स है ना, ये जो मेंबर्स हैं, इनको पता है क्या लगता है? इनको लगता है कि एक रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होना चाहिए। ये हमारी कंपनी के प्रोस्पेक्ट के लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। तो इन मेंबर्स को जो होल्ड करते हैं मोर देन 10% पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर, उन्हें लगता है कि एक सर्टेन रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होना चाहिए, बी इट एनुअल जनरल मीटिंग और बी इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उन्हें लगता है कि यह रेजोल्यूशन अगर पास होगा ना, तो हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके प्रोस्पेक्ट के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं? मेंबर्स कंपनी को सजेशन दे सकते हैं। मेंबर्स कंपनी को क्या कर सकते हैं? सजेशन दे सकते हैं कि अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास किया जाता है तो
हमारी कंपनी के प्रोस्पेक्ट के लिए ये बात बहुत अच्छी होगी। पॉइंट बताओ क्लियर? हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा, ठीक है, ये मैटर हमारी कंपनी के लिए अच्छा साबित होगा। तो पता है वो चाहे तो कंपनी को क्या दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में पास किया जाए, ठीक है, इस रेजोल्यूशन को टेकअप किया जाए जनरल मीटिंग में। पास होना ना होना तो खैर बात की बात है, वोटिंग से डिसाइड होगा, लेकिन टेकअप तो करो इस रेजोल्यूशन को एटलीस्ट, देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। और अगर अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब देखो देखो द requisitionist मतलब मेंबर। requisitionist इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इस वाले केस में कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? मेंबर्स होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 10% ऑफ वोटिंग पावर आर एंटाइटल्ड टू प्रपोज, वो प्रपोज कर सकते हैं एनी रेजोल्यूशन टू द कंपनी and required the company to move such resolution at the ensuing AGM। तो मुझे बताओ जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के सामने एक प्रपोजल रख सकते हैं कि ये रेजोल्यूशन है, हमें लगता है कि ये रेजोल्यूशन कंपनी के फ्यूचर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, तो इस रेजोल्यूशन को भी जनरल मीटिंग में मूव किया जाए, उस पर वोटिंग करवाई जाए, देखते हैं और लोगों का क्या कहना है। When a resolution is so proposed, देखो क्या कह रहा है, when a resolution is so proposed, the company shall be bound to give notice of such resolution to all its members। और अगर अगर members holding more than 10% ने अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन प्रपोज किया तो कंपनी की यह ड्यूटी बनती है कि कंपनी उस रेजोल्यूशन का भी नोटिस बाकी मेंबर्स को दे, सब मेंबर्स को दे। जैसे 21 दिन पहले नोटिस जाता है ना, तो उस नोटिस में इस रेजोल्यूशन की भी बात रखी जाए। ये कंपनी की क्या है, ड्यूटी। With respect to any matter referred to in the notice of GM which is to be dealt with at the GM, the requisitionists are entitled to prepare any statement with respect to such matter and require such statement to all the members। पता है वैसे होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। पता है होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा है ना, जनरल मीटिंग बेटा दो तरह की होती है। एक तो होती है एजीएम और एक होती है ईजीएम। ईजीएम में रेजोल्यूशन टेकअप किया जाएगा। उसका बताओ मेंबर्स को क्या दिया जाता है, नोटिस, ठीक है। और ईजीएम में जो रेजोल्यूशन टेकअप किया जाता है ना बेटा, उसकी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है। क्या प्रिपेयर करी जाती है? उसकी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है और वो स्टेटमेंट मेंबर्स में क्या कर दी जाती है, सर्कुलेट, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है ये जो रिक्वेस्ट आपने दी है, दिस रिक्वेस्ट मस्ट बी साइंड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपने जो रिक्वेस्ट दी है उस पे जिसने रिक्वेस्ट दी है उसका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर। इसे कहां पर जमा करवाया जाएगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में इसको जमा करवाया जाएगा। अ सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट कंपनीज एक्सपेंसेस मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट अलोंग विद द रिक्वेजिशन। अब सुनो, कंपनी जिन मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करी है, कंपनी उनसे क्या कह रही है, कंपनी कह रही है आपने कहा कि यह रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में टेकअप किया जाए, मूव किया जाए, हमने आपकी बात मानी, लेकिन लेकिन
इस रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए, इस रेजोल्यूशन को मूव करवाने के लिए अगर कोई कंपनी खर्चा इंकर करती है, ठीक है, तो याद रखना उस खर्चे की भरपाई आप लोगों को अपनी जेब से करनी पड़ेगी। और जब आप रिक्वेस्ट दोगे ना, उस रिक्वेस्ट के साथ वो पैसा भी, खर्चे का पैसा भी आपको कंपनी के पास जमा करवाना पड़ेगा। कंपनी अपनी जेब से ये पैसा नहीं भरेगी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट। टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट मतलब आपको रिक्वेजिशन, आपको रिक्वेस्ट कितने समय के अंदर अंदर देनी है। तो देखो, द requisition shall be valid only if it is deposited at least 6 weeks before the AGM। तो याद रखना, रेजोल्यूशन मूव करने की रिक्वेस्ट एजीएम से कम 6 हफ्ते पहले आपको कंपनी को देनी पड़ेगी, तभी वो रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा एजीएम में। अब ये सुनना, however, if after the requisition is deposited with the company and AGM is called on a date within 6 weeks after the date of deposit of requisition, requisition shall be deemed to have been properly deposited। अब सुनो, बात समझना। अब पता है हुआ क्या, सुनो, अब पता है हुआ क्या, देखो अब हुआ क्या, उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन मूव करने की रिक्वेस्ट आपको 6 हफ्ते पहले कम से कम देनी पड़ेगी। तो ठीक है, मेंबर्स ने यही करा, मेंबर्स ने एजीएम से 6 हफ्ते पहले रिक्वेस्ट दे दी इस रेजोल्यूशन को मूव करने की। अब हुआ क्या, कंपनी ने ना मीटिंग पहले ही बुलवा ली। मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, देखो बात समझना, हुआ क्या है, देखो ये देखो, यहां पर एजीएम होनी है, यहां पर एजीएम होनी है। सुनो, उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स हैं उन्हें रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन मूव करने की एटलीस्ट 6 वीक्स पहले देनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं कह रहा हूं ये पीरियड है 6 वीक्स का, तो मेंबर्स ने यहां पर रिक्वेस्ट दे दी, यहां पर रिक्वेस्ट दे दी। तो बताओ रिक्वेस्ट में और एजीएम में कितने मंथ्स, कितने वीक्स का गैप है, 6 वीक्स का गैप है, ठीक है। अब हुआ क्या, एजीएम बुलवानी थी यहां पर, कंपनी ने एजीएम बुलवा ली यहां पर, कंपनी ने एजीएम की डेट ही चेंज कर दी। डेट चेंज करने की वजह से गैप गैप 6 वीक से कम हो गया। तो बताओ क्या उनकी रिक्वेस्ट को इनवैलिड मान लिया जाएगा क्या, नहीं। और तो ये तो बात लॉजिकल भी है ना, हमें समझ भी आती है भाई, उन्होंने तो अपनी तरफ से गैप रिक्वेस्ट में और एजीएम में 6 वीक्स का ही रखा था। वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने एजीएम प्री डिसाइडेड डेट से पहले शिफ्ट कर दी, ठीक है। तो याद रखना इस रिक्वेस्ट को, ऑल्दो गैप 6 वीक से कम हो गया, लेकिन इसमें मेंबर्स की कोई गलती नहीं है, रेक्विजिशनिस्ट की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है, कंपनी की। रिक्वेस्ट इज डीम्ड टू बी वैलिड, रिक्वेस्ट को वैलिड माना जाएगा बेटा। रिक्वेस्ट इज डीम्ड टू बी वैलिड। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, देखो, where requisition requires circulation of a statement, the requisition shall be valid only if it is deposited at least 2 weeks before the date of general meeting। सर्कुलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, याद करो मैंने अभी क्या बताया था, ईजीएम के केस में, ईजीएम के केस में स्टेटमेंट सर्कुलेट होती है। तो पता है अब मुझे एक बात जो और क्लियर हो गई, वो क्या है, सुनो,
एक बात जो मुझे और क्लियर हो गई वो क्या है, रेक्विजिशन देने की जो टाइम लिमिट है ना, वो है एजीएम के केस में बेटा एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले, और ईजीएम के केस में बेटा एटलीस्ट 2 वीक्स पहले। तो एजीएम के केस में आपको सर्कुलेशन, आपको रेक्विजिशन एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले देना है, और ईजीएम के केस में आपको रेक्विजिशन एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले देना है। ठीक है, मीटिंग से एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले। फिर the company shall not be bound to circulate any statement if central government is satisfied that rights conferred under section 111 are being abused to secure needless publicity for a defamatory matter। याद रखना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगता है कि आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास कर रहे हो जिससे नीडलेस पब्लिसिटी मिले आपको, ठीक है, कंपनी को डिफेम करने के लिए आप कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, तो याद रखना उस केस में कंपनी ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसे रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए लायबल नहीं होगी। कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो ऑर्डर दैट requisitionist shall pay to the company the cost incurred by the company in making application to central government, notwithstanding that requisitionist was not a party to the application। अब सुनो सुनो, अब होता क्या है, आपने कंपनी को रिक्वेस्ट दी कि जनरल मीटिंग में आपके रेजोल्यूशन को क्या करा जाए, मूव किया जाए। कंपनी को लगा कि ये रेजोल्यूशन अनड्यू नीडलेस पब्लिसिटी ऑब्टेन करने के लिए यह रेजोल्यूशन मूव करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में कंपनी चाहती है कि कंपनी इस रेजोल्यूशन को पास ना करे, मूव ना करे, लेकिन कंपनी को ना पहले एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बताना पड़ेगा कि हमें एक रिक्वेस्ट मिली थी मेंबर से कि इस रेजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में पास किया जाए, लेकिन हमें लगता है कि यह रेजोल्यूशन जो पास करवाया जा रहा है यह नीडलेस पब्लिसिटी ऑब्टेन करने के लिए पास करवाया जा रहा है, हम ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करना नहीं चाहते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कि कंपनी इज नॉट लायबल टू पास सच रेजोल्यूशन, और मेंबर रेक्विजिशनिस्ट लायबल है कंपनी को रीइंबर्स करने के लिए अगर उन्होंने कोई खर्चा, अगर कंपनी ने कोई खर्चा इंकर किया है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करने में। मतलब अगर कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल करने में कोई खर्चा इंकर करा है तो उसका रीइंबर्समेंट रेक्विजिशनिस्ट को करना पड़ेगा। मतलब ना तो रेजोल्यूशन पास होगा उनका, ना उल्टा खर्चे का जो रीइंबर्समेंट है वो उन्हें कंपनी को देना पड़ेगा। और फिर कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹25,000। पक्का? तो अगर कंपनी या कंपनी का कोई भी ऑफिसर सेक्शन 111 के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो याद रखना उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कितने की? ₹25,000 की बेटा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन सिंपल सा था, सेक्शन 111। करें एक और छोटा सा, आओ सेक्शन 112 क्या कहता है? 112 एंड 113। देखो बेटा क्या कहता है, बहुत सिंपल। रिप्रेजेंटेटिव, देखो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, सेक्शन 112। बेटा सेक्शन 112 क्या कहता है? इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट इज मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी, तो याद रखना इंडिया का प्रेसिडेंट या स्टेट का गवर्नर अगर किसी कंपनी का बच्चे क्या है? मेंबर है, तो उस केस में he may authorize such person as he thinks fit to act as a
representative at any general meeting or class meeting of such company। अच्छा सुनो, अगर किसी कंपनी में प्रेसिडेंट या गवर्नर मेंबर है तो वो अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे मीटिंग्स को क्या करेगा, अटेंड करेगा। मीटिंग्स को क्या करेगा, अटेंड करेगा। Person appointed as a representative is entitled to exercise the same rights and powers, including right to vote by proxy and postal ballot as if he were the member of the company। अब सुनो, याद रखना, जिसको प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने अपॉइंट किया है ना एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उसके पास वही राइट्स, वही पावर्स होंगी जो कंपनी के एक मेंबर के पास होती हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में उसे एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ही माना जाएगा। अच्छा, बिल्कुल मिलता जुलता सेक्शन 113 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉरपोरेशंस एट मीटिंग्स ऑफ कंपनीज। क्या कहता है, इफ अ बॉडी कॉरपोरेट इज अ मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी। बॉडी कॉरपोरेट हमने किया हुआ है चैप्टर 1 में। अगर कोई बॉडी कॉरपोरेट किसी कंपनी में मेंबर है, इट मे बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज सच पर्सन एज इट मे डीम फिट टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव एट एनी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग ऑफ सच कंपनी। अब सुनो, अगर अगर कंपनी में मेंबर कौन है, कोई बॉडी कॉरपोरेट, तो पता है उस बॉडी कॉरपोरेट को क्या करना पड़ेगा, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस बॉडी कॉरपोरेट का एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाएगा जो बॉडी कॉरपोरेट के बिहाफ पे जनरल मीटिंग या क्लास मीटिंग्स को क्या करेगा, अटेंड करेगा। और याद रखना, he will exercise same rights and powers as if he were the member of the company। मतलब उसके पास वही राइट्स, वही पावर्स होंगी जो एक कंपनी के मेंबर के पास होती हैं। समझ आया बेटा सेक्शन 112 113 सबको? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।